अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज का लेक्चर भी मेरा बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 1 की अकाउंटिंग पर होगा। इससे पहले मैंने 2 अपने अकाउंटिंग पर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आपने उनको देखा होगा। जो मुताल्लिका लोग हैं जो अकाउंट्स का पेपर देंगे अभी एडीसी के इम्तहान के अंदर, तो वो तो ज़रूर देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको आता है उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है वो देखें, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता वो पूरा लेक्चर देखें, जब जाके समझ में आएगा। उससे जो है आपको मैंने वजाहत से बताता रहा हूँ करते वक्त। और आज का मेरा तीसरा लेक्चर जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेरा ये लेक्चर है। ठीक है, बहुत हर साल सवाल होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो मैंने अभी इससे पहले अकाउंट रिसीवेबल के जो टॉपिक के सवाल कराए थे वो भी हर साल होता है। बैंक रिकन्सिलेशन में ये होता है कि कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर वो आता है बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल भी। तो आप बैंक रिकन्सिलेशन को भी अच्छी तरह देखें। जो मैंने अकाउंट रिसीवेबल का सवाल तो लाजमी आता है, आप उसको भी देखें। मैंने बड़ी वजाहत से बताया उसको। आज भी इन्वेंट्री में अच्छी तरह वजाहत से बताऊँगा, क्योंकि मेरा यह मकसद है अकाउंट्स के 5 पेपरों को सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 पेपरों को अकाउंट के सॉल्व करना मेरा मकसद है। अकाउंटिंग पढ़ाना तो मकसद नहीं है मेरा, लेकिन मैं साथ साथ आपको चूँकि जब पेपर करूँगा तो थोड़ा लेक्चर भी देता जाऊँगा, उसके बारे में बताता जाऊँगा। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। वैल्यूएशन, ये इन्वेंट्री होती क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और उसके बाद हम सवाल करेंगे। ठीक है, आप मेरे लेक्चर को बड़े आसानी से एक एक चीज़ को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। लेक्चर जो है ना ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये पेपर मेरा है 2019 रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था कराची यूनिवर्सिटी के, बीकॉम एडीसी 1, बीकॉम पार्ट 1 वगैरह का। तो अब मैं अंग्रेज़ी का तो मैंने बहुत ज़्यादा मवाद डाल दिया है आपके सामने, लेकिन अभी जैसे जैसे मौका मिलेगा इंग्लिश के मज़ीद क्वेश्चन के पेपर डालूँगा, ताकि स्टूडेंट और नए से नए ज़्यादातर करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले सालों के अंदर हमारा ये चैनल जो है बहुत ज़्यादा फुल तमाम मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल होगा, स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है हमारी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स को, और जो है लाइक तो आप कर दिया करें इसको, और साथ में हमें कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करके बताएं कि अगर आपको हमारे लेक्चर अकाउंट से सही लग रहे हैं तो हम बनाएं, क्योंकि हमने अभी पार्ट 1 का से शुरू करा है। पार्ट 2 के लेक्चर भी बनाएंगे। स्टैटिस्टिक का टाइम मिला तो स्टैटिस्टिक के लेक्चर भी हम यहाँ बनाएंगे। और पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग है और साथ में उसके कॉस्ट अकाउंटिंग है। हमें वक्त मिलता जाएगा तो हम बनाते जाएंगे जो है लेक्चर्स, और लेकिन हम बनाएंगे पेपर के क्वेश्चनों को हल करेंगे आपके सामने, क्योंकि आपको इम्तहानात की तैयारी करने के लिए सीखना है इस चैनल के ऊपर। आप लोगों ने सीखा होगा, अपने कोचिंग सेंटरों में आता होगा, कॉलेज में सीखा होगा, लेकिन ये एक तरीके से रिव्यू हो जाएगा आपका। चलते हैं टाइम को बचाने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तरफ। आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री का लफ्ज़ आपने अकाउंटिंग के अंदर जब आए हैं फर्स्ट ईयर, तो इससे आपने सीखा वो मर्चेंडाइज जो बेचने की नीयत से खरीदी जाती है उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं, और उसका दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। जब तक वो मर्चेंडाइज सोल्ड नहीं होती तो वो स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाती है। फ़र्ज़ करें आप होल सेल मार्केट में गए और आपका जो है मेडिकल स्टोर है, और होल सेल मार्केट से मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ ख़रीद के अपनी दुकान पर ला के अपने मेडिकल स्टोर में लगा दी। अब जितनी भी दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर में रखी हुई हैं वो अभी बिकी नहीं है, लेकिन पर्पज़ क्या है, बेचना है, क्योंकि वो मर्चेंडाइज़ है। मर्चेंडाइज़ का मतलब ये होता है कि वो सामान जो हम बेचने की नीयत से ख़रीदें, यानी जिसमें कारोबार आप डील कर रहे होते हैं, वो मर्चेंडाइज़ होती है। जितनी भी अगर दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं तो दवाई ख़रीद के ला के अपनी दुकान पे रखते हैं, तो वो आपकी मर्चेंडाइज़ होती है। जब तक दुकान में रखी रहेगी तो वो इन्वेंट्री भी कहलाएगी, और या दूसरा नाम स्टॉक कहलाएगा। ठीक है ना, इन्वेंट्री या स्टॉक दोनों उसके नाम होंगे। और जब वो सेल हो जाएगी तो फिर वो जो है वो फिर सेल के नाम से पुकारी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक वो दुकान में रखी हुई आपकी अनसोल्ड है तो वो इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगी। मर्चेंडाइज जो होती है वो किसी भी कारोबार के अंदर जो बेचने का आइटम होता है, जो सेल करने का आइटम होता है, उसी को हम मर्चेंडाइज कहते हैं। क्योंकि मर्चेंडाइज का मकसद ये है कि वो सामान जो बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए कारोबार में, उसी को हम मर्चेंडाइज कहते हैं। हर किस्म का कोई सा भी आप कारोबार ले रहे हैं, फर्नीचर का बेचने का हो, जनरल स्टोर हो, उसके अंदर दुकानें रखी होती हैं, या कोई इक्विपमेंट बेचने का कारोबार हो, या कोई खिलौने बेचने का कारोबार हो, जितना भी माल दुकान में ख़रीद के लाया जाता है इस मकसद से
कि इसे हम आगे रीसेल करेंगे, बेचेंगे, बेच के मुनाफा कमाएंगे, तो उस तमाम माल को हम मर्चेंडाइज या गुड्स के नाम से पुकारते हैं। और जो कारोबार में सामान बेचने की नीयत से नहीं खरीदा जाता, सिर्फ यूज़ करना है, उसका बेनिफिट लेना है कारोबार में, तो वो असेट्स कहलाता है, फिक्स असेट कहलाता है वो, ठीक है ना। लेकिन अब करंट असेट्स के अंदर जो है मर्चेंडाइज को ही हम जो है इन्वेंट्री कहेंगे या स्टॉक कहेंगे, ठीक है। अब ये तक तो मैंने इन्वेंट्री तक बता दिया आपको क्या होता है। अब इस टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है, आपसे इस टॉपिक के अंदर कहा जा रहा है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। द इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ दानिश ट्रेडिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज एज अंडर। कह रहे हैं तो ये इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है ये दानिश एंड कंपनी से लिया गया है, ठीक है। कौन से महीने का? अक्टूबर के महीने का, जो ये दर्ज झेल नीचे दिया जा रहा है। 4 ट्रांजेक्शनें दी गई हैं नीचे, 1 2 3 4 1 अक्टूबर की 1 तारीख की है, अक्टूबर की 7 तारीख की है, अक्टूबर की 16 तारीख की है और अक्टूबर की 25 तारीख की है। 4 ट्रांजेक्शन आपके सामने मौजूद आ रही हैं। पढ़ते हैं अब इस ट्रांजेक्शन को। कह रहे हैं अक्टूबर की 1 तारीख को जो है दानिश ट्रेडिंग कंपनी के पास ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 यूनिट पड़े थे इसके पास, जो कि अभी अनसोल्ड थे। 1 जनवरी को पिछले महीने में बिके नहीं थे, इस महीने में ओपनिंग इन्वेंट्री थी है, ठीक है। अनसोल्ड 3000 यूनिट्स पहले से इनके स्टोर में रखे हुए हैं, जो अनसोल्ड हैं अभी 3000 यूनिट्स। 8 रुपये के हिसाब से इनकी परचेजिंग की गई थी, यानी कॉस्ट प्राइस इनकी कितनी है? 8 रुपये है। आगे चलते हैं। 7 अक्टूबर की इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने 7 अक्टूबर को 6000 यूनिट्स मज़ीद ख़रीद के स्टॉक में डाले हैं अपने, और 1 यूनिट 9 रुपये का ख़रीदा है उन्होंने। इस तरह 6000 यूनिट हैं, ठीक है। ये नई परचेजिंग करी है, अपने स्टॉक में रखी है इन्होंने इस तारीख के अंदर, तारीख वाइज रखी जाती है। फिर 16 तारीख के अंदर नई एक और परचेजिंग करी है इन्होंने, ज़रूरत के मुताबिक 4000 यूनिट और ख़रीदे और स्टॉक में डाल दिए, और 1 यूनिट कितने का? 10 रुपये का है। फिर इसी तरीके से 25 तारीख को इन्होंने परचेजिंग करी है, 6000 यूनिट और ख़रीदे हैं और उसको अपने स्टॉक में डाल दिया, और 6000 यूनिट की 1 यूनिट की कीमत 15 रुपये है। ये इन्होंने 4 इन्फॉर्मेशन के पास हैं। आगे मज़ीद देते हैं कि टोटल 7000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹18 ईच वर सोल्ड। कह रहे हैं इन्होंने ड्यूरिंग अक्टूबर के महीने में टोटल 7000 यूनिट बेचे हैं, ठीक है। टोटल यूनिट हमारे इनके पास जितने थे दुकान के अंदर बेचने से पहले, कितने? 3 6 9 और 10 19,000 ये यूनिट थे टोटल इनके पास, इन्होंने परचेजिंग कर। इसमें से इन्होंने टोटल 7000 यूनिट बेच दिए हैं, और फी यूनिट की कीमत बताई है 18 रुपये के हिसाब से बेचा है। अब ये जो 18 रुपये की कीमत है ये कमर्शियल प्राइस है, इसके ऊपर प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। इसके ऊपर प्रॉफिट रख के कीमत दी है ताकि खर्चे वर्चे सब निकल के प्रॉफिट बचे। और जो ऊपर प्राइसेस दी है ये ख़रीद कीमत है, ये कॉस्ट प्राइसेस है, और ये कमर्शियल है, नहीं प्रॉफिट के साथ वाली प्राइस है। अगर हम 7000 जो सोल्ड यूनिट किए हैं इसको 18 ज़रब दे देते हैं तो हमारे पास सेल की वैल्यू आ जाएगी, सेल की वैल्यू इस कारोबार की, ठीक है जी। आगे रिक्वायर्ड दी गई है। रिक्वायर्ड नंबर 1 में कहते हैं कैलकुलेट माने मालूम करना, द यूनिट्स मालूम करने आपने, एंड कॉस्ट मालूम करनी है ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जितना माल आपके पास अब सेल करने के लिए दस्तियाब था दुकान में, उसकी कितनी मालियत है और वो कितने यूनिट से, ठीक है। यानी अभी तक स्टॉक कितना स्टॉक पड़ा था दुकान में बेचने से पहले तक, वो हमारे पास नज़र आ रहा है 19,000 यूनिट्स का अवेलेबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सवाल के अंदर। 3000 पहले से पड़ा था और 3 आपने मरतबा परचेजिंग करी है, टोटल दुकान में बेचने से पहले 19,000 का यूनिट्स था, ठीक है। कहा गया ये कितने अमाउंट का है, इसकी कॉस्ट मालूम करनी है। प्राइसेस यहाँ मौजूद है, प्राइस के मुताबिक इनकी कॉस्ट मालूम कर लेंगे, यूनिट जमा कर लेंगे। टोटल यूनिट कितने हैं? 19,000 बन रहा है अवेलेबल, या यहीं से पता चल रहा है हमको सवाल से ही। अच्छा, ये कब, ये मैंने बता दिया है। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहते हैं कैलकुलेट मालूम करना द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एंडिंग यूनिट। इसके अंदर आपने कॉस्ट प्राइस वगैरह नहीं मालूम करनी, सिर्फ ये बताना है एंडिंग यूनिट की कितने आइटम पड़े में, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, बस ये बताना है कि साल के आखिर में बिकने से या महीने के आखिर में बिकने से कितने यूनिट पड़े हुए हैं, रह गए हैं, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट को देख के, ठीक है। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट बताते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। जितने ये आपने अभी एंडिंग इन्वेंट्री के जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में यूनिट मालूम करेंगे आप कितने यूनिट हैं, तो वो एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की वैल्यू मालूम करें। किस तरीके से? अंडर यूजिंग दी अंडर
यूजिंग पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, आप उस अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ। पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम शायद मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, शायद ये बताया नहीं मैंने, दोबारा कर देता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वेंटरी टॉपिक में किताब के अंदर आपको 2 सिस्टम बताए हैं। एक का नाम है पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। आज हमारे पास चूँकि सवाल में पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम है तो हम इस पर बात करेंगे। जब नेक्स्ट सवाल करेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आएगा तो वहाँ वो बात करेंगे। सुन लें, पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है। पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर ऐसे कारोबार जिनके पास जो है वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती है पर उनकी प्राइसेस बहुत छोटी छोटी होती है। जैसे परचून की दुकान ले लेते हैं हम, परचून की दुकान में छोटी छोटी प्राइस की चीज़ें रखी हुई होती हैं। लोग आते हैं, कोई 2 सिगरेट खरीद लेता है, कोई छालियाँ खरीद लेता है, जो है कोई टॉफ़ियाँ खरीद लेता है, कोई एक साबुन खरीद लेता है, कोई और पत्ती का डब्बा खरीद लेता है। यानी छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर लोग खरीद के लेके जाते हैं। तो अब इस पीरियोडिकल सिस्टम में एक कारोबारी इदारे के लिए सेल जो अपने माल को बेच रहा होता है, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर चीज़ को बेच के साथ साथ उसकी इन्वेंट्री को अपडेट करता जाए। अगर वो एक जगह उसने बेची 5 टॉफ़ी बेटी, तो अपनी शीट निकालेगा इन्वेंट्री की और उसमें से जहाँ टॉफ़ियाँ लिखी होंगी, टोटल टॉफ़ी हमारे पास 50 थी, उसमें से 5 बेच दी और हमारे पास 45 रह गई, ये बैलेंस करे। ये करने का उसके बाद टाइम नहीं है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में अगर वो ऐसा करेगा तो ग्राहक चला जाएगा, ग्राहक दूसरी दुकान में चला जाएगा, क्योंकि परचून जो है बहुत रश होता है। यानी बताने का मकसद है ऐसे कारोबार जहाँ पे बहुत छोटी छोटी प्राइस की चीज़ें बिकती हैं लेकिन सेल बहुत ज़्यादा होती है एक दिन में, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। यानी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो सकता, बल्कि एक पीरियड के बाद आप इन्वेंट्री मालूम करते हैं। वो पीरियड सुबह से लेकर शाम तक का होता है, या 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, जो भी आपका पीरियड हो। हम दुकान का ले लेते हैं, सुबह दुकान खुलती है और सुबह दुकान में जितना माल पड़ा होता है वो दुकान की इन्वेंट्री होती है, क्योंकि अनसोल्ड सामान होता है। अब उसके बाद सुबह से ग्राहक आना शुरू होते हैं और दुकानदार उन ग्राहकों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बेचता चला जाता है। ठीक है, बेचने के बाद शाम जब हो जाती है, दुकान पर बंद कर रहा होता है, तो अब दुकानदार अपनी इन्वेंट्री शीट को उठाता है और देखता है कि साबुन हमारे पास पहले कितने थे, बस 100 साबुन थे, अब कितने रह गए, गिनती करता है 1 2, तो अब 70 साबुन रह गए, इसका मतलब 30 बिक गए इसकी सेलिंग। इसी तरह चाय की पत्ती के डब्बे कितने थे, दुकान खोली थी इतने थे और अब इतने में। अब ये जब इसका क्लोजिंग पीरियड होता है शाम का, दिन का, तो उस वक्त ये सारी इन्वेंट्री मेंटेन करता है। ये बताने का मकसद है। ठीक है, तो पता चला यह है कि हमारी इस बहस से पता चला कि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेल यानी हजम सेल का बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत सारे खरीदने के लिए आ रहे होते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर, पर उसकी कीमतें बहुत छोटी होती हैं। जबकि अगर हम कंपेयर करें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जो बाद में बताऊंगा, यहाँ बताया था थोड़ा सा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सेल बहुत कम होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ सेल कम होता है। दिन में 1 या 2 ग्राहक आते हैं पर प्राइसेस बहुत हैवी होती हैं। जैसे कार का शोरूम ले लेते हैं, पूरे दिन में शायद 1 आधी कार बिक जाती होगी शोरूम के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अकाउंटेंट होता है या बेचने वाला, तो उसके बाद इतना वक्त होता है कि जब वो कार को बेचेगा तो अपनी कार की जो इन्वेंट्री शीट होगी उसमें से आराम से बैठ के माइनस कर देगा। 10 कारें शोरूम में थी और 1 कार बिकी है तो 9 कारें रह गई, वो बैलेंस को अपडेट कर देगा। ये होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कंटिन्यूस अपडेट करना रिकॉर्ड को। लेकिन पीरियोडिकल सिस्टम में कंटिन्यूस रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, एक पीरियड के बाद किया जाता है। अगर इम्तिहान में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक अकाउंटेंट को, जो अकाउंट सीख रहा है, उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो मैनेजमेंट आपका इंटरव्यू लेगी, आपसे ये नहीं कहेगी आप सवाल हल करके दिखाएं, आपसे पूछेगी व्हाट इज़ इन्वेंट्री सिस्टम, वाई वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड, आपसे सवाल करेगी, आपको वहाँ रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जवाब देंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अकाउंटिंग में हर चीज़ के बारे में साथ साथ थोड़ी सी डिटेल मालूम करा करें, क्योंकि जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जॉब के लिए जाएंगे, तो वहाँ इंटरव्यू के अंदर आप जवाब दे नहीं पाएंगे अगर आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो आपसे प्रैक्टिकल सवाल हल नहीं करवाएगा, वो आपसे पूछेगा हर चीज़ के बारे में, क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। अगर आपने 4-5 सवाल सही दे दिए तो वहीं स्टॉप कर देगा इंटरव्यू, समझेगा इसको आता है।
ठीक है, तो चलते हैं आगे। रिक्वायरमेंट 3 की मैंने यूजिंग दी पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब आपने कहा है कि कैलकुलेट करनी है एंडिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन। 3 तरीके बताए हैं यहाँ नीचे। 1 में दिया है FIFO। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया उसे हमने पहले बेच दिया। फर्स्ट इन माने पहले जो हमने परचेज, इन माने परचेज करना, जो हमने पहले परचेज करी थी उसको हम पहले, आउट माने सेल, उसको पहले बेचेंगे। ठीक है, और लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने परचेज सबसे आखिर में करी है वो पहले बिकेगी। इन माने परचेज, आउट माने सेल। फिर वेटेड एवरेज मेथड, यानी जितने भी आपके जो है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल पड़े हैं और उनकी प्राइस आपको पता है, तो प्राइस को ऊपर रखें वैल्यूएशन को और यूनिट उन अवेलेबल यूनिट से तकसीम कर देंगे तो एक यूनिट का एवरेज रेट आ जाएगा। जब एक यूनिट का एवरेज रेट आ जाएगा तो आपको पता होनी चाहिए कि कितने यूनिट्स महीने के आखिर में बिकने से रह गए हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आ जाएगी। और जितने यूनिट आपने सेल करें अगर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एवरेज के साथ ये होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आखिर में चौथी रिक्वायरमेंट में कहा गया है, रिक्वायरमेंट नंबर 4 के अंदर प्रिपेयर कंपेरेटिव पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बताया, तैयार करें मवाजनाती जुज़वी इनकम स्टेटमेंट, आमदनी का गोशवारा बनाए हैं, शोइंग जो जाहिर करेगा ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड, यानी 3 मेथड दिए, तीनों मेथड से ग्रॉस प्रॉफिट शो करके दिखाएं अपने कंपेरेटिव, यानी तीनों को कंपेयर करेंगे किसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है किसका कम है, हो सकता है कोई लॉस में चला जाए वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने सवाल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप नोट कर लें सवाल को। मैंने अभी दिखाया आपको सवाल पूरा, फिर मैं नहीं दिखाऊंगा आपको सवाल। आपके पास सवाल होना चाहिए जिस पर मैं सॉल्यूशन करूंगा। मैं पढ़ता रहूँगा लेकिन क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा नहीं। शायद मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, दिखाऊंगा नहीं। आप इसको नोट करके रख लें अपने पास। लेक्चर को स्टार्ट देखने से पहले बार बार इसको रिपीट करें पीछे और उसको लिखें, सामने क्वेश्चन होगा तो मेरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, मैं बजाती सवाल हल कर रहा हूँ ताकि आपको एक मरतबा इन्वेंट्री समझ में आए। जिसने नहीं भी पढ़ी उसको भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी इन्वेंट्री। चले अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये मेरा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ सवाल को। सबसे पहले मेरा ये आपको पता होना चाहिए इंग्लिश मास्टर चैनल है जिसकी तरफ से मैं अकील अहमद आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये। ठीक है, हमारा ये जो पेपर है आज का, जो मैंने अभी पढ़ के बताया आपको सवाल, वो अकाउंटिंग एग्ज़ाम पेपर 2019 रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था, ADC 1 और BCom 1 के 2019 का पेपर है ये। ADC वालों के चूँकि अभी ज़्यादा पेपर हुए नहीं, अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-4 साल हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए। इससे पहले BCom। अब आप जितने भी ADC 1 के स्टूडेंट्स हैं वो BCom के जितने पेपर आए उसको सॉल्व करें। एक ही पेपर आएगा, दोनों का एक जैसा ही होता है, आपके लिए हेल्पफुल है। और जो हम अकाउंटिंग में तो ये सब क्लासों के लिए हेल्पफुल होती है। टॉपिक इन्वेंट्री हर क्लास के अंदर होता है, चाहे वो MBA की हो, चाहे MCom की हो, चाहे ICMA हो या CA हो, ACC हो, ये हर जगह अवेलेबल होता है। इसलिए भले वो इंडिया वाले हो, पाकिस्तान हो, बाहर के कंट्रीज़ के लोग हैं, सब के यहाँ एक ही, यही जो मैं बता रहा हूँ यही तरीके से अकाउंट इन्वेंट्री की जाएगी सवाल को हल करने का। सवाल आपके सामने हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने डिटेल में सवाल पढ़ा है अभी, और अब हम इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से सवाल किया है, यानी जो ज़ख़ीरा आपके पास पढ़ा है उसकी लागत क्या है, इस पर लिखा हुआ उसकी लागत मालूम करने का सवाल है ये। ठीक है, रिक्वायरमेंट वगैरह मैंने सब पढ़ दी हैं, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है। अब मैंने सवाल में से सबसे पहले टॉप पे, हम जब भी सवाल हल करने जाएंगे अपनी कॉपी पे एग्जामिनेशन की, सबसे पहले टॉप पे नाम लिखिएगा कि जिसका हम सवाल कर रहे हैं, किस कंपनी के लिए हम सवाल कर रहे हैं उसका नाम दीजिएगा। फिर आंसर लिखिएगा, रिक्वायरमेंट कौन सी है, रिक्वायरमेंट नंबर 1। जो भी यहाँ पे सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर का 1 है तो उसमें क्या मांगा गया है, उसमें कहा है कि कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन एक ही बात होती है, कहीं कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन भी। कंप्यूटेशन मालूम करें फॉर टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं, और सेल कितने हैं। सेल की स्पेलिंग में मैंने यहाँ पर ई नहीं लगाया, नीले पेन से लगा देता हूँ मैं ई। ठीक है, अवेलेबल सेल एंड देयर वैल्यूएशन माने कॉस्ट, और उसकी लागत भी मालूम करें साथ में। अवेलेबल यूनिट्स में दो चीज़ें मालूम करें, एक यूनिट्स मालूम करें, नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं, और उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट जितने भी हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये मालूम करना है। इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने थोड़ा सा पहले काम कर लिया है, यानी मैंने फॉर्मेट पहले से स्केल से खींच लिए हैं, कॉलम वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं लेक्चर में साथ साथ उस कॉलम को खींचता तो आधा घंटा मेरा और ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाता। तो मैंने अब मैं फिल आपके सामने करूँगा, सॉल्व आपके सामने करूँगा, लेकिन मैंने उसके ज़रूरी हेडिंग और कॉलम जो है बना लिए वक्त बचाने के लिए।
देखिए जब भी आप सवाल हल करेंगे तो जो आपसे रिक्वायरमेंट की गई उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने ऊपर जो पूछा गया था, रिक्वायरमेंट आपकी नंबर 1 में ये है, कैलकुलेट दी यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग अक्टूबर। ये कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में जो आपके अवेलेबल यूनिट्स पड़े हुए हैं वो यूनिट्स कितने हैं और उसकी कॉस्ट क्या है। तो हमने हल करते वक्त अपनी एक हेडिंग बनाएंगे, तो मैंने ये हेडिंग आपको डाली, ये सॉल्यूशन आपका वो है, आंसर लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे कंपुटेशन फॉर टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल एंड देयर वैल्यूएशन, या कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एंड देयर कॉस्ट लिख लें आप, या वैल्यूएशन लिख लें। ये ऊपर पहले हेडिंग बनाएंगे, फिर हम कॉलम बनाएंगे अपने। ये मैंने कॉलम बनाए, देखें नज़र आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको कॉलम। सबसे पहले मैंने डेट का कॉलम बनाया है। ये डेट का कॉलम जो है 2 हिस्सों के अंदर मैंने बांट दिया है। यहाँ पे तारीखें लिखेंगे और ये महीने का हिस्सा है, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे छोटे वाले कॉलम में तारीख, इसी तरीके से बनता है डेट का कॉलम। उसके बाद हमने पर्टिकुलर से कॉलम को ज़रा बड़ा बना लिया, उसमें लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला यूनिट्स का कॉलम बनाया, फिर यूसी लिखा है, यूनिट कॉस्ट। यूसी का मतलब है यूनिट कॉस्ट। ये जो यूनिट है इसकी फी यूनिट की कीमत कितनी है, क्या एक यूनिट कितने का है, ये लिखा है। वैल्यूएशन लिखें या अमाउंट लिखें या रुपीज़ लिखें या कॉस्ट लिखें, एक ही बात है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसमें कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अमाउंट भी लिख सकते हैं, वैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, या रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने बनाया सॉल्यूशन के लिए। अब मैं यहाँ पे हल करूँगा, फिर मैंने इस कॉलम को आपके सामने जो बना हुआ है रिक्वायरमेंट का, नज़र नहीं आया, थोड़ा और मैं वो कर देता हूँ कि आपको नज़र आए। ये मेरे सामने बना हुआ, आप भी बना लें हल करने के लिए साथ साथ। ऐसे लाइन करें, स्केल लगा के लाइन खींचे पहले, फिर एक नीचे से स्केल लगाएं लाइन खींचने के लिए, फिर यहाँ से कॉलम बनाएं, ये वाला कॉलम बड़ा बनाएं, इसमें वैल्यू लिखी जाती है। फिर ये कॉलम बनाएं एक और, ये छोटा बनाएं, इसमें पर यूनिट की प्राइस लिखी जाएगी, कॉस्ट लिखी जाएगी। ये थोड़ा इस छोटे वाले से बड़ा बना लें, ये बड़ा। फिर ये यहाँ कोने से यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनाएं और डेट में 2 हिस्से में डिवाइड कर लें, एक पतली सी लाइन लगा के। ये फिर यहाँ मैंने लाइन लगा ली है, मैंने एंट्री देख लिया कितनी लकीरें इस्तेमाल होंगी, उसके हिसाब से मैंने लाइन बना ली है। ये यहाँ यूनिट्स का टोटल लिखूंगा मैं, इस टोटल यूनिट्स का टोटल लिखूंगा, अवेलेबल कितना यूनिट्स, और अवेलेबल यूनिट्स जो हमें है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है ये लिखूंगा। ये मैंने हल करना है इसका, ठीक है। अब हम सवाल में चलते हैं, कैसे हल करेंगे। सवाल पढ़ें, आपके पास सवाल है। पहला सवाल के अंदर दिया है आपका डेटा के अंदर, अक्टूबर की 1 तारीख को ओपनिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स, और पर यूनिट कितने की, 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हम यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे पहले 1 तारीख, अक्टूबर की पहली तारीख है, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री माने स्टॉक, ज़ख़ीरा। ओपनिंग इन्वेंट्री, यूनिट कितने दिए, 3000 सवाल में बताएं यूनिट, ये 3000 यूनिट। एक यूनिट की कीमत कितनी बताइए, 8 रुपये। ये 8 रुपये की कीमत एक यूनिट है। 8324, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 8324, और ये 3 सिफर उतार लेंगे, 24,000 हो गए। आप कैलकुलेटर दे लें, 8 रुपये के हिसाब से 3000 यूनिट आपने ख़रीदे हैं। ये पहले पड़े हुए आपके पास, ये ख़रीदे नहीं है, पिछले महीने में यूज़ नहीं हुए थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होके आए। वहाँ पे ये एंडिंग इन्वेंट्री थी, इस वाले यानी सितंबर की ये एंडिंग इन्वेंट्री थी, और अक्टूबर की ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। 30 सितंबर की ये एंडिंग इन्वेंट्री थी और अक्टूबर 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, पिछले महीने से ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये इसकी यूनिट्स आ गई, ये कॉस्ट आ गई है। फिर आपने अब बताया परचेजिंग के बारे में। 7 तारीख को, यहाँ 7 तारीख को आपने परचेज़ करी है, क्या करी है, परचेजेस करी है आपने। सवाल देखते जाएं। 7 तारीख को आपने परचेज़ करी है, कितने की, 6000 यूनिट खरीदे। ये यूनिट के कॉलम में आपने 6000 यूनिट लिख दिए, और किस रेट से ख़रीदे हैं आपने, 9 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हैं। 9, एक यूनिट 9 रुपये का है, और 6000 यूनिट खरीदे। 9 से 6000 यूनिट को ज़रब देंगे तो ये 6 × 54, 54,000 आ जाएगा आपका। 54, 6 9 ज़ा 54, और ये 3 सिफर उतर गए, 100। ये आपकी इतने की परचेज़ हुई है। ये वैल्यूएशन यानी ये कॉस्ट आ रही है आपकी, ये यूनिट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आते जा रहे हैं। फिर आपका सवाल में दिया है 16 तारीख,
16 तारीख को आपने फिर परचेजेस कर ली। परचेज लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर में, कितने यूनिट परचेज किए, 4000 यूनिट परचेज कर लिया आपने, 4000 यूनिट किए। किस रेट से परचेज किए, 10 रुपये के हिसाब से। एक रेट 10 रुपये का है, ठीक है। 10 से ज़रब दिया आपने 40,000 होगा ये। 10 से 4000 यूनिट को ज़रब दिया तो 40,000 रुपये पेमेंट खर्च हुए आपके। फिर इसके बाद दिया है 16 के बाद 25 तारीख की, क्या तारीख है, 16 के बाद आपने ट्रांजेक्शन देखता हूँ तारीख, 25 तारीख है ये। 16 के बाद आपने 25 तारीख के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ 25 तारीख है, ये भी परचेज़ करिए आपने, ख़रीदारी करिए। परचेज माने ख़रीदा है। कितने यूनिट परचेज़ कर लिया आपने, 6000 यूनिट परचेज़ करें। किस रेट से ख़रीदा है, 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। पर यूनिट का 15 रुपये, 15 छिक 90, ये 90 हो गए। तो 15 का टेबल गया 5 छिक 90 और ये 3 सिफर उतार लिए 90,000 के। ये आपकी ट्रांजेक्शन आपने टोटल आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, तमाम यूनिट को जमा कर लेंगे। 3 6 9 9 4 6 19,000 यूनिट्स हैं आपके और टोटल। आपने जिस वक्त सुबह दुकान शुरू करी बेचने के लिए कारोबार को, तो आपकी दुकान में बेचने से पहले 19,000 यूनिट पड़े थे, ठीक है। और कितनी लागत लगी थी 19,000 यूनिट को खरीद रखने के में आपका, यहाँ इसकी आप जमा कर लें कैलकुलेटर पे। 24,000 54,000 40,000 90,000 कैलकुलेटर लिखे हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है टोटल जो है 2,08,000, 208 और 000। ये गुड्स यूनिट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास 19,000 आ रहा है। और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स या यूनिट्स अवेलेबल कितनी आ रही है, 2,08,000 रुपये की। तो ये हमारे पास एक बन गया है सवाल का। अभी हमें क्या करना है, हमें जो है रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ जाना है। हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 मुकम्मल कर ली है। देख लें, अच्छी तरीके से देख लें आप लोग इसको, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लिएगा कमेंट्स करके। मैंने बता दी, बिल्कुल साफ साफ लिखी भी। आप मेरे लेक्चर को बार बार रिपीट करें, जो मैं बोलता जा रहा था साथ साथ, और उसको सुने, आपको समझ। अगर आप स्किप करके चलेंगे तो आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर ना समझ में आए तो फिर रिपीट करें, फिर सुने, तो आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं समझ में आ जाएगी बात। मैंने बड़ा आसान तरीके से करी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को समझ में थोड़ी सी देर लग जाती है। चलते हैं अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, सवाल में पढ़ रहा हूँ। नंबर 2 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। सिर्फ इस रिक्वायरमेंट एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मालूम करने हैं, कितने यूनिट्स बिकने से रह गए हैं। ये तो हमें इस बारे से पता है। टोटल हमारी दुकान में 19,000 यूनिट्स है। अभी 19,000 में से जब अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ तो कितने यूनिट्स बिकने से रह गए हैं, यानी कितना माल बिकने से रह गया है, वो मालूम करना है। उसकी कीमत नहीं मालूम करनी हमने, सिर्फ नंबर ऑफ तादाद मालूम करनी, कितने यूनिट्स, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये मैंने बना लिया है। इसके भी बिल्कुल ऐसे ही बनाने के, सबसे पहले मैंने लिखा आंसर रिक्वायरमेंट नंबर 2। आप भी इम्तान में इसी तरह दीजिएगा। और फिर यहाँ हेडिंग डालिए कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं। तो ये मैंने वैसे वही कॉलम, इसमें डेट का कॉलम रख लिया, पर्टिकुलर्स का रख लिया, बस एक कॉलम लिया, या अनसोल्ड यूनिट्स या यूनिट्स इन्वेंट्री लिख लिया, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लिया, जो भी लिखना चाहें इसको। अनसोल्ड यूनिट लिख रहा हूँ मैं, कितने बिकने से रह गए, या एंडिंग इन्वेंट्री लिख सकते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसा भी आपको जो है ना सॉल्यूशन के अंदर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपकी आसानी के लिए अनसोल्ड यूनिट्स जो मैं लिखूँगा यहाँ पे, वो यूनिट बिके नहीं है। देखें सवाल में कहा गया है, सवाल में देखें टोटल यूनिट कितने पड़े थे हमारे पास, इधर लिख दो मैं इसके आगे। ये क्या है हमारे पास, टोटल अवेलेबल यूनिट्स, ये यूनिट्स आ गए एंड इसकी कॉस्ट, और ये कॉस्ट आ गई 28,000 रुपये। सही है ना, समझ में आ रहे हैं, ये हो गया। लेकिन अब ये 19,000 टोटल यूनिट्स से, इसमें से इन्होंने सवाल में बता दिया है नीचे, दी टोटल 7,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹18 ईच ईयर। यहाँ पे अभी हमें ये
एंडिंग इन्वेंट्री के नंबर ऑफ यूनिट मालूम करने के लिए रेट से कोई गर्ज नहीं है, हम देखेंगे कितने यूनिट बिक गए। 7000 यूनिट बिक गए। 19000 यूनिट थे हमारे पास, 19000 यूनिट थे, उसमें से हमारे पास 7000 यूनिट्स सोल्ड हो गए, 7000 यूनिट सोल्ड हो गए हैं। तो बाकी कितने रखे? 12000 यूनिट रह गए मेरे पास, 12000 है। तो मैं अब लिखता हूँ उसको। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से उठा के टोटल कितने अवेलेबल थे यहाँ लिखेंगे, इस वाले शेड्यूल से उठाएंगे, ये वाले यूनिट 19000 को उठाएंगे, यहाँ ये लिखेंगे जुमला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल अवेलेबल यूनिट्स फॉर सेल कितने थे हमारे बेचने की नियत से, हमने कितने 19000 यूनिट्स है हमारे पास, 19000 यूनिट। अब सवाल में बताया है कि बिक कितने गए, ये यहाँ से लेस करेंगे, क्या है 7000 यूनिट्स यहाँ लिखेंगे यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। ये सवाल है, फिगर दे दी 7000 की। मैं बहुत आसान करके और अच्छे फॉर्मेट के साथ आपको लिख रहा हूँ। वो सवाल में दिए फिगर 7000 की यूनिट फिगर सवाल है, इसको हम माइनस कर देंगे। ब्रैकेट की फिगर हमेशा माइनस की होती है, या तो आप साइन लगाएं या ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, 19000 में 7 माइनस करेंगे, कितना यूनिट आपके यहाँ बिकने से रह गए? 12000। ये आपकी फिगर आ गई जो मांगी है, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 12000 यूनिट। एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स आ गए 12000। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट नंबर 2। आगे चलें। अच्छा, अब हम साथ ही इसके जो है ना, जब हम सेल्स के यूनिट भी शो कर देंगे यहाँ पे, ये इसी तरीके से, ताकि सेल्स की वैल्यू भी हम यहाँ मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे पूछा गया है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का है, प्रॉफिट लॉस मालूम करेंगे, तो यहीं पे हम ये मालूम कर लेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे हरे पेन से। ये रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, ये हमारे को एडिशनल खुद काम करना है। मैं लिखूँगा कंपटीशन फॉर सेल्स मालूम करनी है हमने। सेल याद रखें, सेल जब मालूम होती है जो उसके कमर्शियल रेट होते हैं, प्रॉफिट जिसके ऊपर प्रॉफिट रखा होता है प्रॉफिट वाले प्राइस से, और जो ये कॉस्ट मालूम करना है ये कॉस्ट वाले परचेज रेट है। यहाँ पे हमने अपना कुछ प्रॉफिट रखा होता है रेट पे। तो अब हम लिखेंगे कितने यूनिट्स, ये मैं नीले पेन से करता हूँ सॉल्यूशन, यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग अक्टूबर में कितने यूनिट किए सवाल में दिए 7000 यूनिट्स सवाल में दिया है। किस रेट से बेचें, मैंने यहाँ एसपी लिखा है यानी सेलिंग प्राइस, और इससे पहले यूसी लिखा था यूनिट कॉस्ट। ये अब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट शामिल होता है। जब प्रॉफिट शामिल वाली सेल प्राइस आएगी इसको सेल्स बोलेंगे, सेल्स रेवेन्यू या ग्रॉ। ठीक है, ये कितनी कीमत दी है सवाल के अंदर जो बेची है, सवाल में कहा गया है कि टोटल 7000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 18 ईच वर सोल्ड। 18 रुपये के हिसाब से बेचे इनको, एक यूनिट 18 रुपये के हिसाब से। तो 18 के हिसाब से हमने 7000 को ज़रब दे दिया, तो हमारे पास ये फिगर आती है सेल की। कितनी फिगर आती है ज़रब देखिएगा, आप देखें ज़रब दें 18 से 1,26,000 आ रही है मेरे पास, ये रुपीस आ रही है 1,26,000 यानी 1,26,000 की आपके पास सेल्स आ गई है, हमारी सेल्स रेवेन्यू आ गई सेल्स। तो ये हमने जमा कर लिया यहाँ पे 1,26,000 रुपये की। अब हमारे पास सेल्स भी आ गई है, हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने बिकने से रहेगा ये भी पता है, और टोटल अवेलेबल कितने यूनिट्स हैं। जब दुकान हमने खोली थी 2,08,000 की, उनके यूनिट भी सामने मौजूद हैं। सेल आ गए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, सेल्स रेवेन्यू आपके सामने आ गई है, जिसके ऊपर आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी 2 रिक्वायरमेंट नंबर 2 पूरी हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 3 मुकम्मल करेंगे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। आगे देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से, आपको नज़र आ रहा है, इसको कॉपी कर लें, लिख लें। जब तक आप अपने हाथ से लिख के नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुनने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन लिखने से जहन के खून के अंदर बैठ जाता है, तो आपको इम्तहान में याद आ जाता है कि किस तरह हुआ था। चलें रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 का 1 कराए थे। रिक्वायरमेंट 3 में 3 मेथड बताएं, FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज। तीनों तरीके से आपने एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, तीनों तरीके से, FIFO से भी, LIFO से भी, वेटेड एवरेज से ही। लेकिन हम साथ साथ ये एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मालूम करने के साथ साथ उसी मेथड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी साथ साथ मालूम कर लेंगे, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 4 में, तो आसान हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, जब हम ये आंसर नंबर रिक्वायरमेंट नंबर 3 हल कर रहे हैं तो उसके साथ नंबर 1 वाला मेथड ले रहे हैं। 1 में मेथड में FIFO मेथड मांगा है कि एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आप FIFO मेथड से मालूम करें। तो सबसे पहले टॉप पे शेड्यूल बनाने से पहले हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे आप? कंप्यूटेशन लिखेंगे या कैलकुलेशन लिखेंगे, कोई भी बात लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन फॉर 12,000 यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। अभी हमने पिछले शेड्यूल में देखा था कि कितने यूनिट बिकने थे, रह गए, देखें 19,000 टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे। सवाल में कहा है कि 7,000 यूनिट बेच दिए हैं, तो 19,000 में 7 माइनस करा तो हमारा कितने रह गए? 12,000 यूनिट्स रह गए। इसलिए अब 12,000 यूनिट हमारी अक्टूबर के महीने की एंडिंग इन्वेंट्री है। इस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मालूम करनी है हमने, FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज मेथड जो है ये सेल करने के मेथड हैं। अगर आप सेल जो है ना, अवेलेबल यूनिट जो आपके पास हैं उसको FIFO से सेल करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास जो पहले यूनिट आए थे उनको बेच देंगे, फिर दूसरे उसके बाद वाले बेचेंगे, फिर उसके बाद वाले बेचेंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री शेड्यूल में उतार लेंगे। वो आपका एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये अब शेड्यूल बनाएंगे हम। पहले हमने लाइन खींची कि स्केल से, स्केल रख के लाइन बनाइए, फिर ये दूसरी लाइन बनाई हमने, स्केल रख के यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 कॉलम बना रही है साइड। ये बड़ा कॉलम बनाएंगे चूँकि रुपीज़ में आती है हमारे पास। ये छोटा कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लिखी जाती है, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, एक यूनिट की कीमत लिखी जाती है, और यहाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, तादाद होती है आपकी। ये 3 कॉलम ये हो गए। ये कॉलम बड़ा बनेगा पर्टिकुलर का, फिर ये डेट का कॉलम आएगा। डेट के कॉलम को हमने 2 हिस्से में कर दिया है, या महीना और साल लिखते हैं, और यहाँ उनकी तारीखें लिखते हैं जो ट्रांजेक्शन की तारीख होती हैं। ठीक है, फिर मैंने इनका टोटल बना लिया, लाइनें गिन ली थी कितनी लाइनें यूज़ होंगी, टोटल बना लिया मैंने। ये यूनिट्स का टोटल हो गया, ये यूनिट्स की इस टोटल, ये जो टोटल यूनिट्स है उसकी कॉस्ट का टोटल आ गया। जो इंडिविजुअली कॉस्ट आएगी सबको जमा कर लेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स जमा कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं इसको पुट करता हूँ, सवाल इम्तिहान में हल करता हूँ। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हम सेल वाले तरीके में चलते हैं, पहले सेल कर दें, क्योंकि ये FIFO सेल का तरीका है। इससे नीचे मैंने सेल का शेड्यूल बनाया, पहले हम सेल कर देते हैं, जो बचेगा वहाँ उतार लेंगे, बस ये करेंगे। ये आपका सेल का तरीका बनाया। कंपटीशन फॉर अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बनाया। ये बेचने के बाद जो बचेगा वो यहाँ उतार दूंगा। हम सेल का तरीका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लो, जो बचेगी एंट्री तरतीब से डेट वाइज उसको यहाँ उतार दो, डेट वाइज, वो एंडिंग इन्वेंट्री है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर FIFO मेथड, ये मैंने इसके कॉलम बना लिए। वैल्यूएशन का कॉलम हो गया बड़ा, वो जैसे ऊपर कॉलम वैसे ही ये यूनिट को प्राइस का कॉलम हो गया, यूनिट कॉस्ट का, ये यूनिट का हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तारीख का हो गया। अब मेरा बेचने का तरीका है, मैं बेचता, मेरे को 7,000 यूनिट बेचने, सवाल में कहा है 7,000 यूनिट बेचने हैं, और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं मेरे पास? 19,000 तरतीब से डेट वाइज मौजूद हैं, मैंने भी डेट वाइज ही बेचने हैं। और FIFO मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट पहले आया था उसको पहले बेचेंगे। तो लिहाजा मेरे पास पहले तो यूनिट पड़े थे, इन्वेंट्री पड़ी थी। कितने यूनिट थे शुरू के अंदर? मेरे पास 1 तारीख को 3,000 यूनिट पड़े थे 8 रुपये वाले, तो मैं पहले वो यूनिट बेचूँगा। बेचने मैंने 7,000 यूनिट है, तो सबसे पहले मैं कौन से बेचूँगा? ये अक्टूबर का महीना है, और पहली तारीख को मेरे पास जो मैं बेच रहा हूँ सोल्ड यूनिट्स। सबसे पहले मैं अपने FIFO को इस्तेमाल करते हुए कौन सा यूनिट बेचूँगा? जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 3,000 का, क्योंकि टोटल मैंने 7 बेचने हैं, पूरे 3,000 बेच दूँगा। यहाँ पे मैं 3,000 लिखा, और एक यूनिट की कीमत क्या लिखी है सवाल में? 8 रुपये लिखी है। 8 या 24,000 के मैंने ये बेच दिए, जो फर्स्ट में ख़रीदे थे पहली तारीख को हमारे पास पड़े तो भैया। अब इसके बाद मेरे पास जो है 7 तारीख के यूनिट पड़े, मैं 7 तारीख वाले यूनिट बेचूंगा मैं। सोल्ड
यूनिट्स, ठीक है, 7 तारीख के यूनिट सोल्ड। अब मुझे बेचने हैं टोटल 7000, 3000 बिक चुके हैं, बाकी कितने रहेगा 4000 और बेचने हैं। तो ये 7 तारीख की यूनिट जो हमारा पड़े अवेलेबल में वो कितने हैं, परचेज आपकी 7 तारीख की 6000 यूनिट की परचेज की थी, 6000 यूनिट्स हैं वहाँ पे। तो लेकिन मुझे 4 चाहिए, तो लिहाजा मैं 6 में से 4000 यूनिट ले लेता हूँ। 6 रुपये के वाले जो यूनिट हमने परचेज किए थे 7 तारीख में, उसका रेट क्या था 9 रुपये, वो वाला रेट मैं यहाँ ले लेता हूँ 9 रुपये। 9 से इसको ज़रब दे, 9 चौके 36, 36,000 रुपये आ गई है। 36,000 इसकी वैल्यू आ गई, कॉस्ट आ गई, रुपीस आ गई, इतने लगे, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरे कितने का 7000 यूनिट बिक गए। ये मैंने 7000 यूनिट बेच दिए। 7000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई है, ये 3 सिफर लगाए मैंने, 4 6 10 का सिफर लगाया, हासिल 1 5 6 60,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है FIFO के तरीके से। अब यूनिट कौन से मेरे बिकने से रह गए वो सब मैं यहाँ उतार दूंगा। जो तारीख के यूनिट तरतीब से रह गए हैं, बिकने से रह गए हैं, वो मैं यहाँ उतार दूंगा। अब मेरे पास रह गए हैं ये 7 तारीख को जो 6000 यूनिट आए थे, उसमें से 4000 तो यूनिट मैंने सोल्ड कर दिए। कितने रह गए, 3000 यूनिट रह गए। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरे पास 3000 यूनिट रह गए, कौन से 7 तारीख वाले, ठीक है ना। ये 7 तारीख वाले यूनिट्स इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री में रहेगा मेरे पास। यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्री, ये अभी अनसोल्ड है, बिके नहीं है, या इन्वेंट्री लिख दें या अनसोल्ड लिख दें। किस रेट से रहेगा, ये 9 रुपये के हिसाब से लिए थे हमने, तो 9 रुपये का ही रेट लगेगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 तिया 36,000 रुपये के। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27,000 रुपये के। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, कलरफुल पेन से लिख देता हूँ मैं, ताकि समझ में आए। 27,000, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ये है 27,000 रुपये बन रहे हैं। लाल में लिख दिया, रेड में आपको मैंने 27,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये 27,000 आ गया। इसके बाद फिर मेरे पास ट्रांजेक्शन कौन सी है, 7 के बाद 16 की है। 16 वाले तो बिके ही नहीं, ऐसे पड़े हुए। कितने के हैं, 4000 यूनिट ऐसी हैं, ये ऐसे उतार लो, ये बिके ही नहीं, अभी इनकी बारी नहीं आई। किस रेट से हैं ये 10 रुपये के हिसाब से हैं, तो ये 40,000 रुपये आ गए। यहाँ चलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 तारीख लिखेंगे, ये इसको लिख देंगे इन्वेंट्री, यानी बिकने से रहेगा अभी ये इन्वेंट्री है। 16 तारीख को 4000 यूनिट की आ गई। फिर इसके बाद हमने कब खरीदे हैं, 16 के बाद 25 तारीख को परचेज़ किए थी। 25 वाले की भी बारी नहीं आई बिकने की। कितने यूनिट परचेज़ किए थे 25 तारीख को, 6000 यूनिट परचेज़ किए थे। किस रेट से परचेज़ किए थे, सवाल में देखें, 15 रुपये के हिसाब से परचेज़ किए थे, ठीक है। 15 6 90, 90,000, 1 2 3 90,000 हो गए। क्या लिखेंगे इसके, हमें इन्वेंट्री लिखेंगे। ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, इसकी बारी नहीं है बिकने की, पूरा पड़ा हुआ है ऐसे ही। और यहाँ तारीख कौन सी तारीख की है, 25 तारीख की। देखें आराम से इनका टोटल कर लें, कितने यूनिट आपके पास, 6 4 10 और 3 स्टूडेंट, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने थे हमारे पास। पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक वाले पूरे 3000 यूनिट बेच दिए थे। फिर जो हमारे पास 7 तारीख के यूनिट थे, वो 7 तारीख के यूनिट थे, 6000 यूनिट थे, उसमें से हमने 4000 बेच दिए, तो कितने रहेगा, 2000 यूनिट रह गए थे हमारे पास। तो हम यहाँ पे हमें 2000 लिखना चाहिए, यहाँ पे हम कितने लिखना, 3000 की गलती कर रहे हैं, 3000 गलत लिख रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ 2000 यूनिट बच गया लिखने से। 9 दूनी 18, यह वैल्यू आएगी 18,000। इसी एंट्री में गलती हो गई सारी। 18 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। गलतियों से और ज़्यादा सवाल पक्का हो जाता है, ठीक है। 2000 यूनिट की हो गए, ये सारी के सारी हमारे पास फिगर आ रही हैं। चूँकि मैंने इसलिए देख रहा था कि मैंने जो एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू पीछे निकाली है वो तो 12,000 की है। अगर मैं 3 लिख रहा था तो 13,000 बन रहे थे। तो मैंने यहाँ पे अभी 4000 के बेच दिए हैं, तो 6000 में से 2000 बचने चाहिए थे। यहाँ 2000 लिखने में जो बिकने से रह गए हैं, 9 रुपये के हिसाब से 2000 बिकने से रह गए। 4000 की बारी नहीं आई, ऐसी उतार लिया। 6000 की बारी नहीं आई, ऐसी उतार लिया। ये सारा स्टॉक अनसोल्ड है जो बिकने से रह गया। ये बनते हैं टोटल 12,000 यूनिट। 2 4 6 और 6 12,000 यूनिट पर
सवाल में भी हमने 12,000 यूनिट लिखा हुआ है अंदर। ये ऊपर हमने टॉप पे हेडिंग भी डाली हुई है अपनी, 12,000 यूनिट की वैल्यू मालूम करनी है। ये 12,000 हो गई, इसकी वैल्यूएशन हमने मालूम कर लो। जमा कर लेते हैं 18,000, जमा कर लेते हैं हम इसकी 18,000। अब 18,000 और 4,000 जमा करेंगे 22,000 हो गए। 22 और 9 जमा कर लेंगे, 22 और 9 जमा करें, 22 और 9 31। तो मैं टोटल करता हूँ कैलकुलेटर पे, आप भी टोटल करें कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यू आ रही है टोटल करके 18,000 को आपने अपने कैलकुलेटर 18,000 फिगर लिखे हैं, फिर प्लस करें 40,000 रुपये, फिर प्लस करें 90,000 है, ये आ रही है 1,48,000 की वैल्यू आ रही है। 1,48,000 ये आ गई एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अंडर FIFO मेथड से। ठीक है, हमने साथ ही सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले मालूम कर ली थी, कितना माल बेचा है, 7,000 यूनिट बेचे थे। और FIFO के तरीके से पहले सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक था 3,000 का 8 रुपये के हिसाब से वो बेच दिए थे। अब बाकी दो, उसके बाद 7 तारीख की जो परचेज़ थी हमारे पास 6,000 रुपये की, हमने 6,000 यूनिट की परचेज़ थी 9 रुपये के हिसाब से, हमने उसमें से 4,000 बेच दिए 9 रुपये के हिसाब से। इस तरह 7,000 यूनिट बन गए और उसकी कॉस्ट आ गई, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। 7,000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है FIFO के तहत। ठीक है, लेकिन जो बिकने से रह गया था 6,000 में से 4,000 तो हमने ले ली थी और 2,000 बिकने से रह गए, तो हमने 7 तारीख के 2,000 इन्वेंट्री बिकने से रह गया। इन्वेंट्री माने अनसोल्ड। 2,000 यूनिट थे 9 रुपये वाले, इसको ज़रब दिया 18,000 रुपये। फिर 4,000 यूनिट जो हमने 16 तारीख को खरीदे थे वो भी इन्वेंट्री पड़े, उसकी बारी नहीं आई बिकने की 10 रुपये के हिसाब से, 10 से मल्टीप्लाई का 40,000 हो गए। फिर जो 25 तारीख की इन्वेंट्री पड़ी है वो भी ऐसी 6,000 की यूनिट अभी तक बारी है, 15 से 6 को ज़रब दिया, 15 6 90,000 हो गए। इस तरह 18,000 40,000 90,000 1,48,000 हो गए। ये हमारी FIFO से एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू आ गई और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अच्छा, FIFO LIFO और वेटेड एवरेज जो है ये सेल करने के तरीके हैं आपके, ये हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स आई है सेल करने के तरीके हैं। ठीक है, अब जो बच जाता है वो इस तरीके से सेल करो, तो इसके बाद जो नीचे तरतीबवार रह गया है डेट वाइज उसको हम उतार लेते हैं एंडिंग इन्वेंट्री के शेड्यूल के अंदर। वही हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होती है, तरतीब डेट वाइज। जो पहले आया वो पहले बिकेगा, जो बाद में आया वो बाद में बिकेगा, जो है। तो ये FIFO का तरीका हो गया। चलें, ये तो हमारे रिक्वायरमेंट नंबर जो है 3 की 1 मेथड से हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे सामने आ गई है 60,000 रुपये 60,000 यूनिट की उनकी, और एंडिंग इन्वेंट्री 12,000 यूनिट की वैल्यूशन आ गई है 1,48,000 रुपये FIFO के मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आंसर नंबर जो है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर नंबर 3 का 2 है। इसमें LIFO के तरीके से कहा है, जो माल आपके पास आखिर में आया है वो सबसे पहले बिकेगा LIFO के तरीके से। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 12,000 यूनिट्स वही जो बिकने से रह गए 12,000 यूनिट्स की अंडर बाई LIFO, अंडर LIFO मेथड से करना है, आपने करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं मेथड, अंडर पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। और ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने कॉलम बना रही है एंडिंग इन्वेंट्री के, इसमें वो वैल्यू आएगी जो बिकने से रह जाएंगी सारी। पहले हम अभी LIFO से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो तरतीब से रह जाएंगी फिगर वो सब उतार लेंगे जैसे है। ठीक है, यहाँ पे उतार देंगे सीधी। इसमें वही वैल्यू जो ऊपर बढ़े थे कॉलम, इधर वैल्यूएशन कॉलम है, यूनिट कॉस्ट का कॉलम आ गया, ये यूनिट का आ गया, ये पर्टिकुलर्स का आ गया, ये डेट का आ गया। ठीक है, अब इसको फिल करने से पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लेंगे, क्योंकि मेथड आपका सेल करने का मेथड है। हम लास्ट इन फर्स्ट आउट पहले बेचते हैं, सबसे आखिरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है पहले वहाँ से बेचना शुरू करेंगे। जब वो 7,000 यूनिट बिक जाएंगे, जितना बाकी होगा वो यहाँ डेट वाइज उतार लेंगे तरतीब से, और उनके रेटों से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा अमाउंट, कोई मसला नहीं पड़ेगा। चलें, हम पहले कॉस्ट मालूम कर लेते हैं। ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड LIFO के तहत मालूम करने के लिए, ये मैंने हेडिंग लिख दी है, कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर LIFO मेथड। चूँकि मेथड जो है ये सेल करने का है, हमने सेल करनी है 7,000 यूनिट्स की। जो माल सबसे आखिर में आया है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो सवाल में दी गई है, सबसे आखिर में हमारे पास आया है 25 तारीख में परचेज़ की है 6,000 रुपये की, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, आप सवाल देखें, 25 तारीख की जो सबसे आखिर में उससे शुरू करेंगे सेल करना, और हमने 7,000 यूनिट बेचना है।
तो हमारी 25 तारीख की, ये पहले अक्टूबर का महीना है, सेल करते हैं। सबसे पहले आखिरी वाली सेल, हमारी आखिरी वाली परचेजिंग कौन सी है? 25 तारीख की परचेज है, ये पहले सेल होगी। इसमें कितने यूनिट दिए गए हैं? 6000 यूनिट। ये पूरे के पूरे बेच देंगे, क्यों? हमने 7000 बेचने हैं। किस रेट से खरीदे थे? ये 15 रुपये से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कि यूनिट्स सोल्ड। ये हमने 25 तारीख के जो 6000 यूनिट थे, सबसे आखिर की लेटेस्ट सबसे ये थी, इसको बेच दिया। 15 छिक कितने हो गए? 90,000। ये 15 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर अब हमें बेचने कितने? 7000 यूनिट बेचने, सवाल में कहा गया है। अब हमें 1000 यूनिट चाहिए। अब 6000 जो लास्ट में आई थी, इसके बाद इससे पहले जो आपने परचेज़ की थी, अब उसमें से बेचेंगे। इससे पहले आपने खरीदी परचेज़ की है 16 तारीख के अंदर। 16 तारीख में परचेज़ की थी आपने 4000 यूनिट। आपका 4000 यूनिट आए थे, 4000 यूनिट का रेट था फी यूनिट का 10 रुपये का। तो 4000 यूनिट में से हम 1000 यूनिट भेज देते हैं। रेट कितना था? 10 रुपये लिखा है वहाँ पे, 10 के। यहाँ कौन सी तारीख की है? 16 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को यहाँ लिख देंगे यूनिट सोल्ड। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये हमारे पास 7000 यूनिट्स, 10 से ज़रब दिया 10,000। ठीक है, 1000 को 10 से ज़रब दिया तो 10,000 हो गया। ये 6000 और 1000 यूनिट बेचे, 7000 यूनिट बेच दिया हमने। 7000 यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है? 90, 1 लाख कॉस्ट आ रही है। सही है स्टूडेंट्स, ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गई? FIFO लेता से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर किससे आ गई? FIFO से, लाइफो से, अंडर लाइफो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ये। अब इसके बाद जो है, जो यूनिट बिकने से रह गए हैं वो सब तरतीब से उतार लेंगे। अब हमारे पास बिकने से सवाल में रह गए, ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट 8 रुपये से खरीदे, ये उतारेंगे पहले। ये बिकने से रह गया सबसे पहले वाली। फिर 7 तारीख की जो 6000 की परचेज थी 9 रुपये के हिसाब से, ये भी बिकने से रह गई। फिर 16 तारीख में से हमने 1000 बेच दिए, यहाँ 1000 यूनिट यहाँ बेच दिए हैं। 4000 में से 3000 बिकने से रहेगा, इनको उतार लूँ आपकी, तो 12000 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं एंडिंग जो मैंने अभी दिखाया था उस अपने शेड्यूल की तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब हम रिक्वायरमेंट 3.2, तो हम रिक्वायरमेंट नंबर 3.2 की अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लिया, हमने बेच दिया 7000 यूनिट्स। अब हमारे 12000 यूनिट की जो एंडिंग है वो लाइफो से मालूम करना चाहिए। जो बिके नहीं है वो हम सारे उतार लेंगे। ये 12000 यूनिट की हमने लिखा है कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 12000 यूनिट्स अनसोल्ड, जिसको अनसोल्ड बोलते हैं, बाय लाइफो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से अंडर पीरियोडिकल फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिकल दूसरा नाम होता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। ये आपके पास कॉलम बना है। अब मेरे पास जो रह गए थे पहले अक्टूबर 1 के बिके नहीं लाइफो से, इस आखिर में सबसे आखिर वाले बिक गए मेरे, और ये अब पढ़ने बिकने तरतीब से डेट वाइज उतार लेंगे। वैसे ही 3000 के यूनिट 8 रुपये के हिसाब से पड़े, में ऐसे ही उतार लिया। 24000 बन गया, 8 या 24,000 बन गए। फिर 7 तारीख के जो इन्वेंट्री है यूनिट हमने पड़े में हैं, ये इसकी बारी भी नहीं आई बिकने की, एज उतार लिया। 9 रुपये के हिसाब से ज़रब दिया, 6 नीम 54,000 रुपये आ गए। फिर 16 तारीख के जो हमारे 4000 यूनिट खरीदे थे उसमें से 1000 तो हमने बेच दिए हैं, 3000 यूनिट रह गए, लिहाजा 3000 यूनिट उतार लिए 10 रुपये के रेट के हिसाब से, जो रेट था उनके 10 दिया 30, ये 30,000 आ गई। अब हमारे पास ये 3000, 6000, 9000 और 3000 12000 यूनिट पूरे हो गए हैं, और इसकी ये कॉस्ट आ गई जो हमें मालूम करनी थी। 12000 यूनिट की कॉस्ट 24, 54, 30, ये मेरे पास मैंने टोटल करा है कैलकुलेटर से, 1,08,000 बन रही है, आप भी चेक कर लें। ठीक है, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई है लाइफो के तरीके से। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से, तीसरा जो मेथड है उससे एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम करेंगे साथ ही। फिर चलेंगे रिक्वायरमेंट 4 की तरफ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सवाल हल हो जाएगा मुकम्मल। फिर चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। चलें, आंसर है रिक्वायरमेंट नंबर 3 का थर्ड आंसर, यानी वेटेड एवरेज मेथड का जो बताया गया है। ये हम इस तरह लिखेंगे, इम्तान में इसी तरह आप जवाब देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह सॉल्व करेंगे काउंटिंग का, कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आप ऐसे जल्दी रफ करेंगे तो उसमें नंबर कट जाएंगे। पहले आपने 20 नंबर सवाल किया था, 10 नंबर मिल गए, 11 नंबर मिल गए, 12 नंबर मिल गए। आप बिल्कुल तरतीब से जो तरीकाकार है उस तरह चलेंगे तो आप नंबर भी अच्छे लेंगे। थर्ड का तरीके हमने हेडिंग डाली पहले, कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 12,000 यूनिट्स अंडर वेटेड एवरेज मेथड।
ठीक है। अब वेटेड एवरेज मेथड के तहत जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करते हैं तो इसमें हम कोई कॉलम नहीं बनाते, बल्कि अब एक फार्मूला लगाते हैं। उस फार्मूले से पर यूनिट यानी एवरेज के हिसाब से पर यूनिट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ये मैंने फार्मूला लगाया है, फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। एवरेज यूनिट कॉस्ट या वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट कह सकते हैं, या एवरेज यूनिट कॉस्ट कह सकते हैं। ये वेटेड मैंने बड़ा नहीं लिखने के लिए डब्लू कर दें यहाँ पे। वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल। शुरू में हमने सबसे पहले मालूम करता ना यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, और कॉस्ट उसकी कॉस्ट मालूम करी थी आपने पहला शेड्यूल जो बनाया था स्टार्टिंग के अंदर। वो 19,000 यूनिट्स आ रहे थे और 19,000 यूनिट्स की कीमत आई थी। ठीक है, वो जो 19,000 यूनिट्स की कीमत आई थी हमारे पास ना शुरू के अंदर, वो हम यहाँ पर शो करेंगे। वो आप देखें हमने शुरू बनाया था 19,000 यूनिट की, जो कैलकुलेट किए थे हमने शुरू के अंदर 19,000 यूनिट की हमारे पास आई थी कितनी वैल्यू 2,08,000 रुपये। अब देख लें हमने अभी शुरू के अंदर बनाया भाई आपके पर 2,08,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 2,08,000 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल 2,08,000, जो हमने पहला शेड्यूल बनाया शुरू के अंदर 19,000 यूनिट का, और नीचे 19,000 यूनिट लिखेंगे। इसके टोटल अवेलेबल यूनिट कितने थे वहाँ पर 19,000 थे। अवेलेबल यूनिट 19,000 की कीमत कितनी है 2,08,000। 2,08,000 अब इससे तकसीम कर देंगे इसको, तो हमारे पास पर यूनिट्स का रेट आ जाएगा। एक यूनिट कितने का पड़ रहा है, औसतन क्या रेट पड़ रहा है यूनिट का, औसतन वो हमारे पास औसतन का रेट आ जाएगा आपके पास। तो वो रेट मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट अपनी कैलकुलेटर में लिखें 2,02,08,000 कैलकुलेटर लिखें, फिर तकसीम का निशान दबाएं, 19,000 से तकसीम कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा रेट आएगा वो यहाँ लिख दें 10.94, बस 2 तक लिखेंगे इशारे के बाद। ये आपका एक यूनिट का रेट आ गया रुपीस। अगर एक यूनिट आपको पड़ रहा है 10 रुपये 94 पैसे का। अब एंडिंग इन्वेंट्री तो आपको पता ही है, शुरू में हमने निकाल लिया 12,000 यूनिट, यानी 19,000 यूनिट में 7,000 यूनिट बिक गए, तो 12,000 यूनिट हमारे पास बाकी हैं। इस रेट से 12,000 यूनिट अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। इसका फार्मूला है कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ज़रब ये एवरेज रेट। एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट कितने हैं आपके पास 12,000 यूनिट्स हैं, और एवरेज यूनिट कॉस्ट कितनी है वो है हमारे पास 10 रुपये 94 पैसे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12,000 ज़रब 10.94। अब जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए निकालें आंसर, वो आ रहा है मेरे पास 1,31,000 रुपीस में आ रहा है 1,31,280। ये मेरे पास आ गई 12,000 यूनिट की वैल्यू। अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर वेटेड एवरेज मेथड से ये हमारे पास 1,31,000 हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी। अब हम साथ में जो है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी रेट से जो हमने रेट मालूम किया 10 से, तो कॉस्ट जो 7,000 यूनिट हमने बेचे थे इसकी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी पड़ रही है। तो यहाँ ये 7,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। ज़रब 7,000 यूनिट बेचे हमने, सोल्ड किए, ज़रब एवरेज कॉस्ट से ज़रब दे देते हैं 7,000 ज़रब 10 ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी इससे वेटेड एवरेज से 94। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, ज़रब दें कैलकुलेटर के पास 7,000 लिखें कैलकुलेटर, ज़रब का निशान दबाएं 10.94, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारे पास यहाँ लिखिए अमाउंट क्या आ रहा है आपके पास। मैं ज़रब देता हूँ, आप भी ज़रब दें। स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 76,000 76,580 ये मेरे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर किससे, वेटेड एवरेज मेथड से आ गई है। ये हमारा 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। चौथी में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आया 4 लाइनों का।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है। अब बनाते हैं, आखिरी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन पूरा मुकम्मल हल हो जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, मैसर दानिश ट्रेडिंग कंपैरेटिव पार्शियल इनकम स्टेटमेंट, ये आंसर नंबर 4 है। रिक्वायरमेंट 4 का आंसर नंबर 4 दे रहे हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखे हैं, मैसर्स दानिश ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी भी लिखा था शायद, दानिश ट्रेडिंग कंपनी सवाल के अंदर, ठीक है। ये लिख दिया हमने कंपनी, यहाँ पे कोमेन कंपनी। क्या मांगा है बनाने के लिए? कंपैरेटिव पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बाय फाइफो से भी बनाएं, लाइफो से भी बनाएं एंड वेटेड एवरेज, तीनों तरीके से बनाना है। कौन से पीरियड? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 का। ये ऊपर की हमने हेडिंग दे दी, ये देना ज़रूरी है हेडिंग, इसके नंबर होते हैं वरना कट जाएंगे नंबर। अब हमने यहाँ पे एक ये पोर्शन बना लिया वेटेड एवरेज का, ये पोर्शन बना लिया लाइफो का, ये फाइफो का, और बाकी जो बचा है ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट पहले हमने लिखा, सबसे पहले सेल चाहिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। सेल्स रेवेन्यू कितनी हुई हमारी? हमको सवाल में बताया 7,000 यूनिट बेचे, 18 रुपये, जिसमें प्रॉफिट शामिल है। 18 रुपये से 18 रुपये से 7,000 को ज़रब दो कैलकुलेटर पे, 7,000 लिखो, फिर ज़रब दो 18, तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1,26,000। 1,26,000 आप भी कर लें कैलकुलेटर। अब ये तीनों में यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सेल आपकी एक ही रहेगी। 1,26,000 फाइफो में भी ये रहेगी और वेटेड एवरेज में भी यही रहेगी 1,26,000, क्योंकि हमने कॉस्ट हर एक की पहले से कैलकुलेट कर ली, इसलिए हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। अब यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने पीछे निकाली भी है, वहाँ से आप यहाँ पे पुट करते जाएं। हम देखते हैं पीछे जाके क्या है हमारे। पहले सबसे पहले फाइफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आई है? जब हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर रहे थे उसके नीचे हमने कॉस्ट मालूम करी है। पहले हमने सेल करा था, फिर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की थी। तो इन्होंने तीनों मेथड से हमने, आप देखें आगे हमने निकाली थी, आपने नोट कर लिया, ऊपर देख लिया होगा, वरना पीछे लेक्चर करके आप देख सकते हैं। 60,000 रुपये हमने फाइफो से निकाली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाइफो से हमने 1,00,000 रुपये निकाली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वेटेड एवरेज से 76,580, चेक कर ले, 76,580 है ये, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम क्या करेंगे, इस सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। अगर माइनस में आएगी फिगर तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, अगर प्लस में फिगर आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट है। चलें आप कैलकुलेटर से माइनस करें अपने अपने, तो ये आखिरी आंसर आ जाएगा आपका तीनों का। यानी फाइफो से ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ रहा है, लाइफो से ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ रहा है, वेटेड एवरेज से ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, 60 हमने 1,26,000 में 60,000 माइनस करें तो हमारे पास 66,000 आ गए। अपने कैलकुलेटर में कर लें, 1,26,000 लिखें, फिर माइनस करें 60,000 पे, क्योंकि कॉस्ट उसकी है 1,26,000 की हमने सेल करी है, चूँकि ये इसमें इस 18 रुपये के अंदर प्रॉफिट शामिल है। तो कॉस्ट हमारी 60,000 की थी है, तो कितने का हमने मुनाफा कमाया? 66,000 का। इसी तरह लाइफो में भी 1,26,000 की हमारी सेल है, लेकिन लाइफो के मेथड से हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी? 7,000 यूनिट की, 1,00,000 रुपये पड़ी है, तो हमने 26,000 मुनाफा कमाया है। इस तरह वेटेड एवरेज मेथड में भी सेल हमारी 1,26,000 आ रही है, सेल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कॉस्ट में तब्दीली आ रही है। कॉस्ट वेटेड एवरेज से हमारी आ रही है 12,000 यूनिट, 7,000 यूनिट की 76,580, तो सेल में से हमने कॉस्ट मालूम कर दी, माइनस कर दी। पहले आप 1,26,000 लिखें, फिर माइनस दबाएं, फिर 76,580 लिखें, तो इज इक्वल टू करेंगे तो 49,420। ये आपका, ये जो आपका पास आया है इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। अगर ये इनमें से कोई फिगर माइनस में आती तो ग्रॉस लॉस हो जाता। अभी सबका ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सवाल 100% मुकम्मल हो गया एज़ पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप एकदम समझ में नहीं आता, 2-2 3-3 मरतबा देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्तहान में अच्छे नंबर लेंगे। आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, अब हमारे चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें। चैनल जैसे ज़्यादा ग्रो करेगा तो हम आपके लिए लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अब हमें कमेंट्स भी करके बताएं कि हमारे ये अकाउंटिंग जो हम इस इंग्लिश चैनल पर करके बता रहे हैं आपको, क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है इससे? अगर आप समझते हैं फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, और भी मैं आहिस्ता में इंग्लिश की और सवाल हल करता रहूँगा। आप इंग्लिश भी पढ़ते रहें, उसके अंदर जो मैंने हल करें काफ़ी होगा आपके लिए। अगर आप उनको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, इम्तहान पास कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए।